मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात। दर्शक ये जानना चाहेंगे आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं और आपने अभी तक शिक्षा बनने की जो शिक्षा आपको कहाँ से और कैसे, आपका जो अभी तक का वकालत का सफर था वो उस सफर में आपको किन किन संघर्ष का सामना करना? सुना है मैम आपने जेल में विजिट की है, तो वहाँ की जो महिला कैदी होती थी उनको देखकर आपको कैसा महसूस? महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा दिया है, तो उन महिलाओं के लिए कुछ संदेश आप अपने वकालत के पेशे में किसको अपना आदर्श? कविता बहुत अच्छी लगती है, तो हमारे दर्शक कुछ आपसे कविताएं सुनते हैं। मैम, क्या आप अपने इस वकालत के पेशे से संतुष्ट? देखा जाता है मैम, ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं अपने ऊपर अत्याचार को मतलब सामने नहीं लाती हैं। उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जूनियर एडवोकेट को क्या संदेश दें? एक कानूनी सवाल मैम आपसे, ये वन स्टॉप सेंटर क्या होता है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प का खास प्रोग्राम एक मुलाकात और मैं हूं आपके साथ सपना मिश्रा। एक मुलाकात में आज हम आपको लेकर चलते हैं ऐसे अधिवक्ता के पास जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैम, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम एक मुलाकात में। मैम, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं और आपने अभी तक शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की है? मैं मूल रूप से अपने डिस्ट्रिक्ट शाहजहांपुर में एक कस्बा है निगोली, वहाँ की निवासी हूँ और मेरी शिक्षा MA LLB है और बस। वकील बनने की जो शिक्षा आपको कहाँ से और कैसे प्राप्त हुई? एक्चुअली मेरा इरादा हमेशा से और मेरी रुचि भी थी, अंग्रेजी साहित्य में मेरी बहुत रुचि है, हिंदी साहित्य में भी, तो मैं साहित्यिक उस पर ही अपने एजुकेशन लेके चल रही थी एजुकेशन के हिसाब से। लेकिन मेरे पापा की बहुत बड़ी ये ख्वाहिश थी कि मैं LLB करूं और एक वकील के रूप में स्थापित हुई, तो मैं अपने पापा से मुझे ये प्रेरणा मिली। इसके लिए मैं पापा को आज भी धन्यवाद देती हूँ और मिस करती हूँ और इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्हीं से मुझे आपका जो अभी तक का वकालत का सफर था वो उस सफर में आपको किन किन संघर्ष का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में ऐसा था, एक तो मैं गांव से बिलोंग करती हूँ और एक ऐसे मुस्लिम कम्युनिटी में एजुकेशन का लेवल अभी भी कम है, तो उस हिसाब से मेरे संघर्ष का थोड़ा ज़्यादा संघर्ष मुझे करना पड़ गया। एक देखा जाए उसमें मुझे ये हुआ कि एक तो ट्रेन से आना जाना, गांव से कचहरी तक का आना जाना, पढ़ाई के लिए भी मुझे अपने गांव से बाहर शहर जाना पड़ा। उस वक्त में लड़कियों की एजुकेशन पे इतना बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं था, तो लोग शहर से बाहर भेजने में थोड़ा संकोच करते थे। लेकिन ये मैं अपने पापा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी, वो जहाँ भी हैं और आज इस दुनिया में नहीं है, कि उन्होंने उन सारी जो ऐसी परंपराएं हैं, जो ऐसी बंदिशें थी जिनका कोई औचित्य नहीं होना चाहिए हमारे सामाजिक जीवन में, उनको तोड़ के और मुझे उच्च शिक्षा दिलाई और वकालत के पेशे में मैं यहाँ तक आई। संघर्ष तो होने ही थे, ट्रेन से आना है और स्टेशन तक भी पैदल जाना था, काफ़ी स्टेशन का रास्ता भी लंबा था और यहाँ से तो रिक्शा वगैरह मिल जाते थे डिस्ट्रिक्ट में शाहजहांपुर में, लेकिन गांव में उस टाइम इवन रिक्शा भी नहीं मिला करते थे, तो ये भी समस्या थी। और दूसरा ये था कि कचहरी का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पे कुछ एक लोग ऐसे दिखे जिन्होंने उस चीज़ के लिए थोड़ा सा मुझे डराया भी कि कचहरी का माहौल महिलाओं के लिए बेहतर नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं किसी भी फील्ड में गई होती तो मेरे लिए इतना अच्छा माहौल शायद मैं कहीं नहीं पाती जितना अच्छा मेरा कचहरी का माहौल अच्छा। सुना है मैम आपने जेल में विजिट की है, तो वहाँ की जो महिला कैदी होती थी उनको देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? तो देखिए, महिला कैदियों से मेरी अभी रिसेंटली मुलाकात हुई है और मैंने विजिट पे देखा है उनके हालात। अधिकतर महिलाओं का ये है कि 304B में बहुत सारी महिलाएं हैं और 304B का मामला ऐसा होता है कि जहाँ पे दहेज हत्या का मामला है तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ पति दोषी होता है, लेकिन चूंकि मायके वाले नाराज होके कभी कभी और लोगों को भी उसमें नामजद FIR दर्ज करवाते हैं और इस तरह से कुछ निर्दोष महिलाएं भी, उन्होंने जैसा कि बताया कि किस तरह से मतलब बहू ने आत्महत्या भी कई लोगों ने बताया कर ली, लेकिन दोषी तो होते ही हैं। तो उसमें
उनका इन्वॉल्वमेंट रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे लगा कि वो जेल में परेशान हैं, पछता रहे हैं, निकलना चाहते हैं, एक बार नए सिरे से जीवन यापन करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए कोशिश की गई है, बेहतर सुविधाएं उनको मिले। इस वक्त जो हमारे जेलर साहब हैं काफ़ी कुछ अच्छा करके आए हैं बाहर भी और जेलों में भी, तो उनका प्रयास है महिलाओं के लिए बेहतर से बेहतर हो सके और उनके बच्चों के लिए भी खास तौर पे ख्याल रखा जाता है। बाकी परेशानी तो है और मेरी कोशिश ये रही कि जिन महिलाओं को कोई जमानत दिल्ली लेने वाला नहीं है, जमानत करवाने वाला नहीं कोई मौजूद है, तो उनका बेल एप्लीकेशन मैंने उन्हें निःशुल्क सलाह और सहायता देकर बेल एप्लीकेशन उनका मूव करने के लिए मैंने उनको पूरा वादा किया है कि मैं आपके लिए ये कर सकती हूँ और करूँगी अगर आप रहेंगी। जी जी, आपने महिला सशक्तिकरण को बहुत बढ़ावा दिया है, तो उन महिलाओं के लिए कोई संदेश है? जी, महिलाओं के लिए मेरा यही संदेश है। कुछ समस्याएं बहुत ज़्यादा आती हैं। एक तो सामाजिक कुछ ऐसे रीति रिवाज, ऐसे कथन पैदा कर दिए जाते हैं महिलाओं के लिए जो कहीं उसके विरोध में चले जाते हैं महिला सशक्तिकरण के। जैसे अगर एक महिला के साथ किसी भी तरह का कोई अपराध, कोई क्राइम होता है, तो उसमें उसको मैंने खुद भी कई बार ऐसा महसूस किया कि थाने तक जाने से पहले लोग उसको कहने लगते हैं कि नहीं, इसमें बदनामी होगी, यहाँ पे परिवार की बदनामी होगी, यहाँ पे तुम्हारी खुद की बदनामी होगी, तुम उस चीज़ को सहन करते रहो। थाने जाते हैं तो थाने पे जहाँ प्रोत्साहन मिलना चाहिए और सपोर्ट मिलना चाहिए, कई बार मैंने देखा है वहाँ भी लोग कहते हैं कि क्या करोगी मुकदमा करके, अगर तुमने FIR दर्ज करा दी इस मामले पे तुम्हारी बदनामी होगी, इतना लंबा केस लड़ोगी, इससे बेहतर ये है कि चलो खत्म करो, मैंने 1-2 थप्पड़ मार दिया है अपराधी को, उसको छोड़ दो। तो इस तरह की चीज़ें महिला सशक्तिकरण के आड़े आती हैं और मेरा ये मानना है महिलाओं को इन सबसे ऊपर हटके अपने अधिकारों के लिए भी लड़ना चाहिए और अपने कर्तव्यों के लिए भी उनको पूरी तरह जागरूक होना चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है समाज के लिए। आप अपने वकालत के पेशे में किसको अपना आदर्श मानते हैं? मेरे बहुत सारे सीनियर कचहरी में हैं जिनका मुझे बहुत सपोर्ट समर्थन मिला। यहाँ तक कि जब मैं कचहरी में स्टार्टिंग में आई तो कचहरी के बहुत सीनियर हमारे एक राजेंद्र बाबू जी थे, राजेंद्र सिंह जी, अब तो वो नहीं है इस दुनिया में। बहुत उनसे मुझे प्रेरणा मिलती थी और मेरे आदर्श अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मैं अपना आदर्श मानती हूँ इस मामले में, जिन्होंने न सिर्फ महिला अधिकारों के लिए बल्कि हर फील्ड में उन्होंने महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सबके लिए, पूरे समाज के लिए काम किया है और ऐसे इस तरह से वर्क किया है, इस तरह उन्होंने कुर्बानियाँ देते हुए आज हमारे समाज को एक बहुत ही मजबूती प्रदान करी है। तो मैं ऐसी शख्सियत को वाकई बहुत अपना आदर्श। जी जी, सुना कविता बहुत अच्छी लगती है, तो हमारे दर्शक कुछ आपसे कविताएं सुनना चाहेंगे, तो आप अपनी मस्त पसंद कविता सुनाना चाहेंगे? जी, मैं थोड़ा सा वकालत के पेशे से हटके भी मेरी कोशिश रहती है कुछ साहित्यिक उस पर मैं लिखूं और कुछ कविताएं, कुछ गज़ल और कभी कभी कुछ लेख भी मैं अपने लिखती रहती हूँ। तो उसी पे एक छोटी सी गज़ल करूँ। और चूंकि मेरे पेशा वकालत का है तो मेरे लेखन में और मेरी कविताओं और मेरी गज़ल में उसकी कहीं ना कहीं झलक मिल जाती है। तो उस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हुए एक गज़ल पेश। जी बिल्कुल। घर की दहलीज के बाहर ना निकाले जाएं, घर की दहलीज के बाहर ना निकाले जाएं, मसले जाती हैं तो घर में संभाले जाएं। घर की दहलीज के बाहर ना निकाले जाएं, मसले जाती हैं तो घर में संभाले जाएं। और माना रिश्तों में मसाइल हों हजारों लेकिन, माना रिश्तों में मसाइल हों हजारों लेकिन, क्या ज़रूरी है अदालत में उछाले जाएं, क्या ज़रूरी है अदालत में उछाले जाएं। और जिसमें तारीख मुलाकात की तय गैर करे, जिसमें तारीख मुलाकात की तय गैर करे, काश रिश्ते ना मुकदमों के हवाले जाएं, काश रिश्ते ना मुकदमों के हवाले जाएं। और ऐसे कानून को शरीयत में दखल कैसे कहूँ, ऐसे कानून को शरीयत में दखल कैसे कहूँ,
जिसके अहकाम घरौंदों को बचा ले जाए, और जिसके अहकाम घरौंदों को बचा ले जाएं, 3 लफ्जों से मरासिम को ना पामाल करें, 3 लफ्जों से मरासिम को ना पामाल करें, गर मुसलमान शरीयत को निभा ले जाएं। साहिबे मुल्क ने ठुकराई है घर की जीनत, साहिबे मुल्क ने ठुकराई है घर की जीनत, चंद जुमले कभी उस पर भी उछाले जाएं, बेतलाक हो गई है कितनी जसोदा तन्हा, उनके हालात बता कैसे संभाले जाएं। और साथ रहने से गुलिस्तां जो बदल जाएं मिजाज, साथ रहने से गुलिस्तां जो बदल जाएं मिजाज, व फूल का खार फूलों से महकने की अदा ले जाएं, फूल खार फूलों से महकने की अदा ले जाएं। मैम, क्या आप अपने इस वकालत के पेशे से संतुष्ट हैं? मैं इससे ज्यादा संतुष्ट शायद किसी भी पेशे में होती तो नहीं हो सकती थी। मुझे लगता है एक महिला के लिए अगर उसे अपने आप को सबसे मजबूत फील करना है, महसूस करना है, समाज को अपनी मजबूती दिखाना है और दर्शाना है, तो वकालत से ज्यादा मजबूत पेशा और वकालत से ज्यादा महिला सशक्तिकरण के लिए योगदान करने वाला कोई पेशा नहीं है। तो मैं बहुत संतुष्ट हूँ। देखा जाता है मैम, ज्यादातर महिलाएं जो होती हैं अपने ऊपर अत्याचार को मतलब सामने नहीं लाती हैं, उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने पहले भी जैसा बताया है कि इसमें हमारा समाज भी दोषी है। समाज में जिस तरह की बातें होने लगती हैं कि अगर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की सामान्य सी घटना हुई है, वो छेड़छाड़ की घटना आगे चल के बहुत बड़ी बात भी हो सकती है। अगर हमने दोषी को तुरंत उसके लिए एक्शन नहीं लिया, अगर एक्शन नहीं लेंगे तो वो समाज में और घातक हो जाएगा। इस तरह आपराधिक मानसिकता को बढ़ावा मिलता है। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि सारी बातों को, सारी चीजों को, सारी टिप्पणियों को दरकिनार करते हुए महिला सशक्तिकरण के लिए आगे आना चाहिए। अगर कोई दोषी है, कहीं पे कोई क्राइम हुआ है, तो निसंकोच उसकी FIR दर्ज कराएं, निसंकोच कचहरी आए। अगर नहीं सुना जा रहा है तो कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, जरूर सुनवाई होगी। और किसी भी तरह का कोई भी फर्जी केस या कानून का दुरुपयोग कोई भी महिला से मेरा ये संदेश है, निवेदन है कि वो ना करे, क्योंकि उससे अन्य महिलाएं जो पीड़ित हैं उनके अधिकारों के लिए और उनकी लड़ाई पे उसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि सच्चाई के लिए खड़े होइए और किसी अपराधों के खिलाफ लड़िए, लेकिन कानून का बिल्कुल भी दुरुपयोग महिला अपराधों के लिए नहीं करिए, महिला कानून का नहीं करिए। आप एक सीनियर एडवोकेट हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जूनियर एडवोकेट को क्या संदेश देंगे? जूनियर एडवोकेट के लिए मेरा यही है कि वकालत में संघर्ष तो है, लेकिन अगर आपने ये तय किया है कि हमें इसी पेशे में जाना है, वकालत के ही पेशे में जाना है, तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा सहनशीलता अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। आपकी सोसाइटी में आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, आपके अच्छे संबंध होने चाहिए और कानून पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए। मेहनत तो है ही है, आना है, डेली अपना वर्क देखें, अपनी सीट को देखें। जब आप वर्क देखते हैं और डेली कोर्ट तक जाते हैं, सीनियर के साथ आप अपीयर होते हैं, तो चीज़ों को सीखते हैं और चीज़ों को सीखते हैं तो आपको बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। मुवक्किल आपके पास आता है अपनी समस्याएं लेके, उसे अगर हम बेहतर सलाह देंगे, बेहतर उसकी मदद करेंगे बेहतर तरह से, तो यही हमारा पेशा है, इसी में हमें सफलता मिलना है और इसी में समाज का भी भला होना है। और सच्चाई के लिए लड़ने के लिए हमेशा अपने आप को तैयार रहना चाहिए। एक कानूनी सवाल मैम आपसे, ये वन स्टॉप सेंटर क्या होता है, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। देखिए, सखी वन स्टॉप सेंटर ये, और इसको आशा ज्योति केंद्र भी बोलते हैं, ये हर डिस्ट्रिक्ट में खुले हुए हैं। ये महिलाओं की, पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा सरकार का प्रयास है और ये इसको और ज़्यादा बढ़ावा दिया है अभी बीजेपी गवर्नमेंट ने। और उससे पहले ये सपा सरकार से ही के टाइम से ही इनको खोला गया था इन सेंटर्स को। तो इसमें पीड़ित महिलाएं जो भी आती हैं
उनको कानूनी सहायता और सलाह ये सब निःशुल्क प्रोवाइड किया जाता है। एक चीज़ और है इसमें कि अगर कोई महिला उसको रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, उसका रेस्क्यू होके आता है या वो खुद शरण लेना चाहती है, तो 5 दिन की इस सेंटर पे वो शरण ले सकती है, जहाँ उसका रहना, खाना, कानूनी सलाह सब उसके लिए मुफ्त है। और इसमें काउंसलर भी रहते हैं, डॉक्टर्स भी हैं, SI भी हैं और केस वर्कर हैं, सेंटर मैनेजर हैं, मैं लीगल एडवाइजर हूँ, एक एडवोकेट के तौर पे मैं उनको कानूनी सहायता देती हूँ। तो इस तरह जहाँ पे महिलाएं पहले थाने तक जाती थी और थाने जाने में उन्हें संकोच होता था, वहाँ कभी कभी कुछ बातें वो पुरुषों के सामने नहीं कह पाती हैं, संकोच करती हैं या किसी तरह उनके साथ कोई अभद्र व्यवहार ना हो, उससे बचने के लिए ये एक बहुत बेहतर जगह है, जहाँ आपकी FIR दर्ज कराने के लिए सीधे ही प्रयास किया जाता है, संबंधित थाने में भेजा जाता है लिख के। और ये एक रिपोर्टिंग चौकी भी है, जहाँ पर बाकायदा SI और सारा महिला स्टाफ है। ये इस समय SS लॉ कॉलेज हमारे शहर में जो है उसके सामने नवादा इंदेपुर में है, और कभी भी आप वॉच करिए, बहुत अच्छा है। तो ये थी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट गुलिस्ता खान जी। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए एडवोकेट चैम्बर फॉर लीगल हेल्प के साथ, और अब आप हमें इजाजत दीजिए।